हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रात के 8:05 हो चुके हैं और समय हो चुका है इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी प्रश्नों पर डिस्कशन किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो सुबह 11 बजे जो है भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चलता है। दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से और रात के 8:05 पर हिस्ट्री से संबंधित जानकारी आपको दी जाती है। तीनों ही क्लास को बिल्कुल मिस मत करें। ये तीनों ही वीडियो आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपके आसपास अगर कोई तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनको भी इसकी जानकारी दें ताकि वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाकर जो है अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, आज के समय में सिलेक्शन पाना बहुत बड़ी चुनौती का काम है क्योंकि एग्ज़ाम दिनों दिन टफ़ होते जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं को मिलता है जिनके अंदर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास होता है। तो अपनी संघर्ष और मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। चलिए देखते हैं कि हिस्ट्री के अंतर्गत मध्यकालीन भारत पे जो हमारा अध्ययन चल रहा है उसमें कौन से प्रश्नों को रखा गया है। पहले पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि मध्यकालीन भारत में महात्तरा और पट्टिकला पदनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। आपके विकल्प क्या हैं? सैन्य अधिकारी, ग्राम प्रधान, वैदिक अनुष्ठानों के विशेषज्ञ के लिए या फिर शिल्प संघों के प्रमुख के लिए। तो मध्यकालीन भारत में महात्तरा और पट्टिकला पदनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? किसके लिए किया जाता था, आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों, मध्यकालीन भारत में महात्तरा और पट्टिकला ऐसे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी थे जो ग्राम स्तर पर कार्य करते थे। ये दोनों ग्राम प्रधान या ग्राम प्रतिनिधि माने जाते थे। इनका जो कार्य होता था वो गांव के प्रशासन और कर संग्रह की देखरेख करना होता था, विवादों का निपटारा करना होता था और राजकीय आदेशों को गांव स्तर पर लागू करना होता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मध्यकालीन भारत में महात्तरा और पट्टिकला पदनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो ये किया जाता था प्यारे दोस्तों ग्राम प्रधान के लिए। किसके लिए किया जाता था? ग्राम प्रधान के लिए किया जाता था। तो आपका यहाँ से बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में था। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में था। ए विकल्प क्या कह रहा है कि शाही परिवार के उपयोग के लिए मस्जिद थी, अकबर के निजी कक्ष की प्रार्थना थी, या सी विकल्प कह रहा है वह हाल जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श किया करता था। डी विकल्प क्या कह रहा है वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों के कुलीन लोग धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते थे। तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में था, ये किस लिए था, उसका काम क्या था प्यारे दोस्तों? ये जो इबादत खाना था फतेहपुर सीकरी में, इसका आपको उत्तर देना है। तो फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही लाजवाब प्रश्न की सीरीज चल रही है दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करें क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन्हीं प्रश्नों पर आपका डिस्कशन कराता है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, आप ये जान सकें कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो वो किस लिए था, उसका काम क्या था। तो प्यारे दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में स्थित इबादत खाना की स्थापना अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। और कब की थी प्यारे दोस्तों? तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था 1575 में। ठीक है, इसका काम क्या था कि वह हाल जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श किया करता था। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सी विकल्प। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है कि दादू दयाल, दूसरा गुरु नानक, तीसरा त्यागराज। आपको बताना है कि जब लोधी वंश का पतन हुआ, बाबर ने सत्ता संभाली, तब उपरोक्त में से कौन उपदेश दे रहा था? दादू दयाल, गुरु नानक या फिर त्यागराज। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा
कि लोधी वंश का पतन 1526 में हुआ था। लोधी वंश का पतन कब हुआ था? तो लोधी वंश का पतन हुआ था 226 ईस्वी में पतन हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 226 ईस्वी में पतन हुआ था। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। गुरु नानक जो थे वो सक्रिय रूप से उपदेश दे रहे थे 1469 से 1539 ईस्वी में, और दादू दयाल 44 से 1603 ईस्वी में, और त्यागराज 1767 से 1887 ईस्वी में। तो इस लिहाज से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल गुरु नानक। ठीक है, केवल बी विकल्प आपका यहाँ से सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्राचीन मध्ययुगीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था? आपका पहला क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि कावेरीपट्टनम, दूसरा कह रहा है कोरकोई, तीसरा कह रहा है मसूरी, और चौथा कह रहा है टोंडी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है कि प्राचीन मध्ययुगीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। तो कावेरीपट्टनम की बात करें तो ये कावेरीपट्टनम तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित था। तो ये दोस्तों ये तमिलनाडु, ये भाई दोस्तों ये तमिलनाडु। ठीक है। कोरकोई की बात करें तो ये भी तमिलनाडु। मसूरी ये केरल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये केरल हो जाएगा और ये सेम हो जाएगा, तमिलनाडु में ये भी था। टोंडी की बात करें तो ये भी केरल। ठीक है, ये भी केरल। तो आपका नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है, तो हो जाएगा तीसरा और चौथा, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? खुजस्ता अख्तर, शहरयार शाह बहादुर, नादिर शाह, या फिर अख्तर नाम था दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था, का वास्तविक नाम खुजस्ता अख्तर था। उनके शासनकाल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो किस मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह था उसका वास्तविक नाम क्या था? खुजस्ता अख्तर नाम था दोस्तों, खुजस्ता अख्तर। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ये अभी मैंने बताया, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो ये किया था 1739 ईस्वी में। कब किया था? 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में मीर बख्शी की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? सभी आय और व्यय की देखरेख करना, सैन्य विभाग, राजस्व विभाग, या फिर शाही सहायक। मुगल काल में मीर बख्शी की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती थी? तो मीर बख्शी मुग़ल प्रशासन का सैन्य प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। उसकी जिम्मेदारी होती थी सैनिकों की भर्ती, वेतन और पद का निर्धारण करना और सैन्य अभियानों की देखरेख करना। जबकि राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? दीवान होता था। तो यहाँ पे मुग़ल काल में मीर बख्शी की मुख्य जिम्मेदारी पूछी जा रही है। तो मुख्य जिम्मेदारी क्या थी प्यारे दोस्तों? सैन्य विभाग। तो आपका सैन्य विभाग सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण को पूर्वजों द्वारा अलग किया गया था। ठीक है, प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमणों को पूर्वजों के द्वारा अलग किया गया था। तो वो पूर्वज कौन थे? जाफ़र खान, आमिर काफूर, खिलिज खान, या फिर अल्पाइन खान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमणों को पूर्वजों द्वारा अलग किया गया था। वो पूर्वज कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। 1299 ईस्वी में दिल्ली के निकट शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र में मंगोलों को जाफ़र खान ने पराजित किया था। ठीक है, और जाफ़र खान ने अत्यंत वीरता दिखाई और खिलजी को मंगोल खतरे से बचाया। ठीक है दोस्तों, तो जाफ़र खान क्या उत्तर हो जाएगा? जाफ़र खान। ए विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि मंगोल आक्रमणों से अलाउद्दीन खिलजी को बचाया था जाफ़र खान ने 1299 में। कब?
1299 ईस्वी में। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में कब आए। विकल्प क्या है, 1664 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में या फिर 1666 ईस्वी में। शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में कब आए, तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी की बात है। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया। वे 12 मई 1666 को आगरा पहुँचे। ठीक है, कब, 1666 को वो आगरा पहुँचे थे, वहीं मुलाकात हुई थी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई दोस्तों। और ये बात कब की है, तो ये 12 मई 1666 की बात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। विकल्प क्या है, 1027 ईस्वी में, 1026 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में या फिर 1029 ईस्वी में। तो अगर हम गजनी की बात करें प्यारे दोस्तों, तो गजनी का जो शासक था महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर माना जाता है 1025 ईस्वी का। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1025 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1025 ईस्वी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपने क्या देखा दोस्तों कि महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था प्यारे दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में हुई थी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में हुई थी। अफ़ायरोज शाह तुगलक के समय में, महमूद तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में या फिर गियासुद्दीन तुगलक के समय में। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात पूछी जा रही है, कब की गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के जिस सुल्तान के शासनकाल में की गई थी वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो 1325 से शुरू हुआ था और कब तक चला था, तो 1351। बात समझ में दोस्तों। बहमनी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में हुई थी, तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। 1325 से 1351 ईस्वी का जो काल माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का काल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित शासकों में से कौन निजाम रायल राजवंश के संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन निजाम रायल राजवंश का संस्थापक था। बुरहान निजाम शाह प्रथम, आमिर अहमद बहरी, इब्राहिम निजाम शाह प्रथम, मुर्तज़ा निजाम शाह प्रथम। निम्नलिखित में से कौन निजाम रायल राजवंश का संस्थापक माना जाता है या संस्थापक था। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखिएगा, निजाम शाही वंश यानी कि अहमदनगर सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो 1490 ईस्वी में आमिर अहमद बहरी, जिसे बाद में अहमद निजाम शाह प्रथम कहा गया, ने अहमद की स्थापना की थी निजाम शाही वंश की और अहमदनगर को अपनी राजधानी बनाया था। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों। तो याद रखिएगा कि निजाम रायल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये आमिर अहमद बहरी थे। कौन थे, आमिर अहमद बहरी। तो यहाँ से आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने निजाम रायल राजवंश की स्थापना करी और निजाम रायल राजवंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो वो अहमदाबाद थी। ठीक है दोस्तों, क्या थी, अहमदाबाद की राजधानी क्या थी, अहमदनगर थी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, राजधानी क्या थी, अहमदनगर। क्या थी, अहमदनगर। अहमदनगर राजधानी थी। ठीक है, अहमदनगर राजधानी थी, अहमदनगर राजधानी थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान अलेक्जेंडर लोदी ने फ़ारसी में कब्र नाम से कविता लिखी थी। गुलमुखी नाम से, गुलमर्ग नाम से या फिर गुलमार नाम से। ठीक है दोस्तों, सुल्तान अलेक्जेंडर लोदी ने फ़ारसी में कब या कह लीजिए किस नाम से कविता लिखी थी। इसमें कब्र लिखा है, किस नाम से होगा दोस्तों। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये किस होगा। ठीक है, किस नाम से कविता लिखी थी। तो इसका सही उत्तर है गुलरुखी।
प्यारे दोस्तों यहाँ पे गुलरुखी होगा, तो आपका ए विकल्प में इसको ठीक कर लीजिएगा, गुलरुखी। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस नाम से लिखी थी दोस्तों, तो ये गुलरुखी नाम से लिखी थी, ठीक है, गुलरुखी। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें बिना वीडियो को स्किप किए हुए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल के दौरान भूमि राजस्व आकलन की आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत किससे की गई थी। अकबर के शासनकाल के दौरान भूमि राजस्व आकलन की आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत किससे की गई थी। राजा डोटरमल के द्वारा, बीरमल के द्वारा, राजा मानसिंह के द्वारा या फिर मुर्शीद कुली खान के द्वारा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व आकलन की जो आईने दहसाली प्रणाली थी उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो राजा डोटरमल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, राजा डोटरमल के द्वारा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कब क्या प्रणाली लागू हुई थी, तो 1580 ईस्वी में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी प्यारे दोस्तों, 1580 ईस्वी में लागू हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्राचीन काल में महमूद गवन बाहमनी साम्राज्य का वजीर कौन था। महमूद गवन बहमनी साम्राज्य का वजीर कौन था। अहमद शाह, हुमायूं शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय या ताजुद्दीन शेखावत शाह। तो अगर हम बात करें महमूद गवन की, तो इनका जो कार्यकाल था वो 1463 से 1481 था और ये एक ईरानी विद्वान और बहमनी साम्राज्य के प्रथम वजीर था। कौन था, महमूद गवन। ठीक है, उसने प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए और गुलबर्गा से राजधानी बीदर स्थानांतरित कर ली थी। वह मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में कार्यरत था। तो पूछ रहा है महमूद गवन बहमनी साम्राज्य का वजीर किसके शासनकाल में था, तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह द्वितीय के समय में। मोहम्मद शाह द्वितीय के समय में। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से आपने क्या देखा प्यारे दोस्तों कि प्राचीन काल में महमूद गवन बहमनी साम्राज्य का वजीर किसके शासनकाल में था, तो ये था मोहम्मद शाह द्वितीय के समय में। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन इमामाद रायल राजवंश का संस्थापक था। विकल्प क्या है, फतसाद इमाद उल मुल्क, अलाउद्दीन इमाद शाह, बुरहान इमाद शाह या दरिया इमाद शाह। निम्नलिखित शासकों में से कौन इमामाद रायल राजवंश का संस्थापक था, तो इसका सही उत्तर हो गया प्यारे दोस्तों अलाउद्दीन इमाद शाह। अलाउद्दीन इमाद शाह यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इमाद शाही वंश की स्थापना कब की गई थी, तो 1490 में, 1490 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है 1203 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, लिखा है कि 1203 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने किसी राज्य पर विजय प्राप्त की थी। महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने बिहार और बंगाल राज्य पर विजय प्राप्त की थी। किसने की थी, तो मोहम्मद गौरी ने की थी। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। तो सी विकल्प इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी अभियान से बंगाल में मुस्लिम शासन की नींव भी पड़ी थी। अगला प्रश्न क्या है कि मुंतखब उल लुबाब नामक ग्रंथ किसने लिखा था। मुंतखब उल लुबाब पुस्तक पूर्वजों द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, खफी खान के द्वारा, याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, शमसेसी अफीफ़ के द्वारा या जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तो अगर हम मुंतखब उल लुबाब पुस्तक की बात करें तो इसको लिखा था खफी खान ने। किसने लिखा था प्यारे दोस्तों,
खफ़ी खान ने लिखा था और यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खफ़ी खान का दूसरा नाम क्या था प्यारे दोस्तों? मोहम्मद हाशिम नाम था इनका। ठीक है, इसमें मुग़ल साम्राज्य के इतिहास, औरंगज़ेब के शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो मुंतखब उल लुबाब नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो खफ़ी खान ने लिखा था। बात समझ में आ रही? चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में रुपया का अनुकरण किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने या फिर शाहजहां ने? बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में रुपया का प्रचलन आरंभ करने वाले कौन थे शासक? शेरशाह सूरी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और इनका जो समय था वो 1540 से 1545 था प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? 1545 इसी के बीच इन्होंने किया था। तो सी विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली में लाल किला क्यों रचाया गया था? क्या बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न आ रहा है दिल्ली में लाल किला क्यों बनवाया गया था? बात वही चीज़ है। और मुग़ल सम्राट शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा दिल्ली स्थानांतरित की, उसने नए नगर शाहजहानाबाद की स्थापना की और इस नगर में लाल किला का निर्माण भी करवाया। ठीक है, ठीक है, किसने करवाया? यानी जो दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ये आपका प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न वही है, बस खाली घुमा दिया गया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली में लाल किला क्यों रचाया गया था, यानी किसने बनवाया था। ठीक है, तो ये शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, लाल किले का निर्माण कब कराया गया था? तो 1638 से 1648 के बीच कराया गया था। किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसने रचाया था या किसने बनवाया था? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ठीक करके आपको बता देते हैं कि इसमें रियल प्रश्न क्या होना चाहिए। ये रहा प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का गवाह था? जियाउद्दीन बर्नी, शमशेर सिराज अफीफ, मिन्हाज उस सिराज या अमीर खुसरो? किसने 8 दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल देखा था? इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनसबदारी प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश में मानक प्रणाली से उधार ली गई थी? अफ़गानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया या फिर फ़ारस? प्यारे दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली का अर्थ होता है पद और संख्या की व्यवस्था, जो कि अकबर ने अपनाई थी। इसका आधार मंगोल प्रशासनिक प्रणाली पर आधारित था। अकबर ने इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर एक सैन्य ब्यूरोक्रेटिक प्रणाली में परिवर्तित किया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंगोलिया। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व खेती की स्थापना की शुरुआत की। महाराजा भंडारी सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई घर की स्थापना की। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूडिल के एलिमेंट्स ऑफ कॉमेट्री का संस्कृत में दर्शन किया, यानी प्रदर्शन किया या उसको प्रदर्शित किया। ठीक है, या प्रतिपादन किया। मान्य सुल्तान के टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, तो इसमें सही उत्तर जो होगा अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व खेती की स्थापना की शुरुआत की। तो आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेशवाओं के पूर्वज मराठा साम्राज्य के समय में पुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी को निम्नलिखित में से कौन कहा गया था? ठीक है, कौन कहा गया था? पुर्जा पट्टी इसकी कौन कहलाता था? तो सिलाई कर, कृषि कर, कर चोरी के लिए 1 साल की आय, कर चोरी के लिए लगाया गया सामान। तो याद रखिएगा, ये होता था कर चोरी के लिए लगाया गया सामान। क्या होता था? कर चोरी के लिए लगाया गया सामान जो है वो पुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी कहलाता था। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न, वेनिस यात्री मार्को पोलो ने किस सदी में केरल की यात्रा की थी?
13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में या फिर 16वीं सदी में? तो वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने केरल की यात्रा 13वीं सदी में की थी दोस्तों। कितनी सदी में की थी? 13वीं सदी में की थी। उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुगल सेना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मुगल सेना के बारे में जो कथन सही नहीं है, आइए देखते हैं। मुगल सेना मुख्यतः स्थायी सेना थी, ये गलत है। बड़ी घुड़सवारी सेना थी, सही है। जब मुगल सेना निकलती थी तो ऐसा लगता था कि मानो किसी बड़े शहर की आबादी उभर रही हो, बिल्कुल सही है। इसमें बड़ी पैदल सेना थी, बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? तो मुगल सेना मुख्यतः स्थायी सेना थी, यानी कि ए विकल्प। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राजा अपनी प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा अपने राजा से। बदायूं ने किसकी मृत्यु पर यह टिप्पणी की थी? विकल्प क्या है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। राजा अपनी प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा अपने राजा से, यह टिप्पणी बदायूं ने की थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। किस पे की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पे दोस्तों बात समझ में आ रही है? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं ने कहा था कि राजा अपनी प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा अपने राजा से। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हमारी और आपकी मुलाकात होगी। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।